हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक, विद्युत आवेश के मूल गुण। तो तीन महत्वपूर्ण मूल गुण हैं विद्युत आवेश के। पहला है आवेश का संरक्षण, दूसरा है आवेश का क्वांटमीकरण और तीसरा है आवेशों की योज्यता। तो हम बारी बारी से इन तीनों गुणों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले नंबर पे है आवेश का संरक्षण। किसी भी विलगित या पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब कंजर्व रहता है, अर्थात किसी भी निकाय में धनावेशों और ऋणावेशों का कुल योग फिक्स रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होता है, वो केवल एक निकाय को या एक पदार्थ को जब दूसरे से संपर्कित किया जाता है, किसी प्रकार के जब इलेक्ट्रॉन का आना जाना होता है, तब आवेश उतना बढ़ता या घटता है। अब वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन आए या गए हैं। जैसे मान लो किसी पदार्थ से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर धनावेश आता है और दूसरे पदार्थ में उतना ही ऋणावेश आता है। तो देखो, आवेश पहले तो बैलेंस था, एक में प्लस तभी आया है जब दूसरे में माइनस आया है, अर्थात प्लस माइनस कुल मिलाकर के वापस कितना हो गया? जीरो हो गया। एक एग्जांपल से मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जब हमने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने एक लोहे की हमने एक कांच की छड़ लिया था और कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ करके लटकाया था और एक एवोनाइट की छड़ को उन्हीं के कपड़े से रगड़ कर लटकाया था। और एक्सपेरिमेंट के 3 पार्ट से इसमें वो काफी डिटेल से हमने इसको समझा था। तो याद करिए, वहां पर जब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े से रगड़ करके जब कांच की छड़ को लटकाया था, तो उस समय क्या हुआ था? कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल करके रेशम के कपड़े में गए थे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकले अर्थात कांच की छड़ से निकले, तो कांच की छड़ में क्या आ गया? धनावेश आ गया। और रेशम के कपड़े में उतना ही क्या आ गया? ऋणावेश आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि सर क्यों उसमें धनावेश आया और क्यों उसमें ऋणावेश आया? इलेक्ट्रॉनों के निकलने पर क्यों धनावेश आता है और अगर दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन प्रवेश किए तो उसमें क्यों ऋणावेश आता है? तो ध्यान से सुनिए, इसका कारण क्या है। देखो, मान लो कोई भी पदार्थ जब वो विलगित रूप में अर्थात किसी दूसरे से उसका कनेक्शन नहीं है, तो आप जानते हैं कि सभी परमाणु, कोई भी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में जो मूलभूत जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं होता। अब बचे जो आवेशित कण हैं वो कौन कौन हुए? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, जिसमें से आप सभी को पता होगा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और आपको पता होगा कि विलगित परमाणु में यानी दूसरे से जब तक उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, तब तक वो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और जो चक्कर लगा रहे जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये बराबर होती है। और इसी वजह से कोई भी परमाणु मूल रूप में उदासीन होता है, यानी कि शुरुआत में उस पर कोई धन नहीं होता। अगर आप उस पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से रगड़ते और मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पदार्थ में चले गए, अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकल कर जब दूसरे पदार्थ में चले गए तो यहाँ पे किसका पलड़ा भारी हो गया? शुरुआत में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर थी, ऋणावेशों की संख्या और धनावेशों की संख्या बराबर थी। अब इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, ऋणावेश का पलड़ा कम हो गया, धनावेश का पलड़ा तो अभी भी उतना ही है, प्रोटॉन तो उतना ही है, इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, यानी कि धनावेशित कणों की संख्या ऋणावेशित कणों की संख्या की तुलना में अब बढ़ गई, क्योंकि ऋणावेशित कण चले गए। इसीलिए उस पदार्थ में क्या हो जाता है? धनावेश आ जाता है। तो धनावेश पहले तो धन और ऋण दोनों बराबर थे, इसलिए दोनों का योग फिक्स था और बराबर होने के कारण टोटल जीरो था, इसलिए वो उदासीन था। लेकिन इलेक्ट्रॉन चले गए, ऋणावेशित कणों की संख्या कम हो गई, धनावेशित कणों की संख्या उतनी ही है, तो कुल मिला के उसका पलड़ा भारी हो गया। इसलिए उस पदार्थ में धनावेश का जो वजन कहें या यूं कहें कि उसकी मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है, इसलिए वो धनावेशित हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकल कर जिस दूसरे में गए हैं वहां पे अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई प्रोटॉनों की संख्या की तुलना में, तो वहां ऋणावेश का पलड़ा भारी हो गया, तो इसलिए वो पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन अगर निकाय जब तक विलगित है, जब तक वो दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तब तक उसका कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। तो यही आवेश का संरक्षण है। ठीक है,
दूसरा है आवेश का क्वांटमीकरण। ध्यान से देखिएगा, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है, बहुत ही गजब का कंसेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो ये एक पदार्थ है, ये दूसरा पदार्थ है, ठीक है। अब किसी विधि द्वारा या तो रगड़ करके या तो और किसी तरीके से चालक तार द्वारा जोड़ करके, ठीक है, या अन्य किसी विधि से अगर मान लीजिए यहाँ का आवेश वहां जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आवेश जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहा है तो किस रूप में जाएगा, इस बात को भी हमको समझने की जरूरत है। कितना न्यूनतम आवेश जा सकता है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। आवेश किस रूप में जाएगा, सतत रूप में जाएगा कि क्वांटमीकृत होकर जाएगा, ये भी हमको समझने की जरूरत है। ये सभी अभी हम समझेंगे कि ये क्वांटमीकरण क्या है, और क्वांटमीकरण का जस्ट अपोजिट होता है सततीकरण, यानी कि सतत रूप में जाना, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम डेफिनेशन पर बाद में जाएंगे, पहले हम इसके बेसिक पर बात करेंगे कि वास्तव में क्वांटमीकरण क्या है, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता होगा कि आवेश का जो न्यूनतम संभावित मान है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, आप सभी को पता होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलम। यह आवेश का न्यूनतम मान है, क्योंकि देखो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो है वो परमाणु होता है, उसमें भी 3 कण होते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में मतलब उन दोनों में चार्ज होता है, प्रोटॉन में धनावेश और इलेक्ट्रॉन में ऋणावेश। जब पदार्थ को किसी दूसरे पदार्थ से संपर्कित किया जाता है या रगड़ा जाता है, तो जब उसमें आवेश जा रहा है, अब देखो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक पदार्थ, ये दूसरा पदार्थ, अब जैसे यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो समझ लीजिए इतना कूलम आवेश चला गया। अगर यहां से वहां मान लो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो समझ जाओ इसी का डबल आवेश चला गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन, देखो एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना आवेश जा रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितना आवेश जा रहे हैं, इसी का डबल, यानी कि इसका 2 से गुणा करोगे तो 3.2 गुणित 10 की घात -19 कूलम। अगर मान लीजिए यहां से वहां 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 16 की कितना होता है 48, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है, अब सुनिए ध्यान से। क्वांटमीकरण का मतलब यह है कि जब इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में आवेश जाएगा तो हमेशा वो इसके गुणज के रूप में जाएगा। यानी कि देखो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इतना आवेश किया, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी कि टोटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो सीधा इतना आवेश जाएगा। यानी आप 1.6 से सीधा कहां आ रहे हैं, 3.2 पे आ रहे हैं, बीच का कोई वैल्यू का कोई संभव ही नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है, देखो सततीकरण का अर्थ क्या होता है, सततीकरण का अर्थ ये होता है कि जैसे पहले इतना आवेश किया, सततीकरण का अर्थ तो वास्तव में 0 से शुरू होना चाहिए कि सर 0 1 2 3 इस टाइप से गिनती शुरू होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सततीकरण। कि जैसे मान लो चलो एक इलेक्ट्रॉन पे अगर इतना आवेश जा रहा है तो 1.6 के बाद फिर 1.6 के बाद जो ठीक उसके बाद कोई अगर नंबर आता है तो वो उसके ठीक अगर बाद कोई नंबर आता है तो उतना आवेश जाना चाहिए, तो वो सततीकरण होता है कि भाई कंटिन्यूएशन की वैल्यू का चार्ज जा रहा है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बाद डायरेक्ट इतना आवेश जा सकता है, 1.6 के बाद कितना, सीधा 3.2, बीच का कोई वैल्यू संभावित नहीं है। देखो 1.6 और 3.2 के बीच में कितनी सारी वैल्यू आती है, चलो उसमें से कोई एक वैल्यू लेते हैं 2.5, आप देख लो ये इससे ज्यादा और इससे कम है, लेकिन दोनों के बीच की कहीं ना कहीं की ये वैल्यू है। अगर कोई मुझसे पूछे कि सर 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्या इतना आवेश किसी पदार्थ में जा सकता है, हो सकता है क्या, तो मैं कहूंगा कदापि नहीं। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं, तो मैं कहूंगा भैया ये जो आवेश का मान आप बता रहे हैं ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान और दूसरा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, दोनों के बीच की कहीं ना कहीं वैल्यू है। भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधा इतना आवेश जाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा अगर एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में तो फिर सीधा इतना आवेश जाएगा। तो इतना आवेश ले जाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन को
एक ठोक इलेक्ट्रॉन भेजने के बाद क्या उसका कुछ टुकड़ा थोड़ी तोड़कर हम भेजेंगे, जो इतना आवेश हमको प्राप्त करना इच्छा है। तो सर 1 और 2 के बीच का कोई आप भेज के देखो, 1.25 इलेक्ट्रॉन या 1.5 इलेक्ट्रॉन या 1.25 इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, ऐसा संभव नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इस रूप में जाएगा। इसलिए आवेश या तो इतना जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो सीधा इतना आवेश जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधा इतना जाएगा, 3 जाएगा तो इतना जाएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सीधा 16 चौक कितना होता है 64, इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण अंक के, यानी पूर्णांक जिसको बोलते हैं पूर्ण अंक, तो पूर्ण अंक के रूप में जाएगा ना, 1 2 3 4, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, ठीक है, 5.5 3 2.25 इस टाइप से इलेक्ट्रॉन तो जाएंगे नहीं, 7.2 इलेक्ट्रॉन तो जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन पूर्ण अंक के रूप में जाएगा। इसलिए आवेश का मान भी इसी के गुणज के रूप में चलते जाएगा, 1 गुना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसी का 2 गुना, 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसी का 3 गुना, 4 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसी का 4 गुना, ऐसे करके। ये होता है क्वांटमीकरण कि भैया इसी का गुणज, इस वैल्यू के बाद डायरेक्ट ये वैल्यू होगी संभव, जो भी संभव वैल्यू है, इसके बाद ये वैल्यू संभव हो सकती है, इसके बीच का कोई वैल्यू और संभव नहीं हो सकता। कोई बोलेगा सर 4.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इतने चार्ज जा सकते हैं कि, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं जा सकता। आखिर ये चार्ज आखिर भाई 2 इलेक्ट्रॉन में सीधा इतना चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन के बाद अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाता है तो सीधा समझ जाओ इतना चार्ज जा रहा है, तो बीच का वैल्यू हो ही नहीं सकता। तो बीच की वैल्यू छूटते जा रही है, इसलिए ये सतत नहीं है, सतत मतलब लगातार होता है, तो बीच की वैल्यूज तो छूटते जा रही है, डायरेक्ट इसके गुणज के रूप में वैल्यूज मिल रही है अपने को, इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटमीकरण। तो इसलिए किसी भी पदार्थ पर अगर मान लो कोई आवेश है, ठीक है, किसी भी पदार्थ पर अगर कोई आवेश है तो समझ लीजिए वो आवेश कैसे आया हुआ है। सबसे पहले बात तो इलेक्ट्रॉन के जाने या आने से आवेश होता है। एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे में गए हैं तो जिसमें से निकले उसमें धनावेश और जिसमें पहुंचे उसमें ऋणावेश आएगा। लेकिन आवेश का जो परिमाण जो भी रहेगा वो आखिर इसी का कुछ ना कुछ गुना रहेगा, 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, 10 गुना, 15 गुना, करोड़ गुना, n गुना। इसलिए किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का n गुना होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। किसी भी पदार्थ पर, ठीक है, किसी भी आवेशित पदार्थ पर अगर उसमें आवेश है तो आवेश का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश के मान का कितना होता है, n गुना होता है। और यहाँ पे n का मान जो है वो +-1 या +-2 या +-3 इस तरीके से हो सकता है। प्लस माइनस दोनों क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि सीधी सी बात है किसी भी पदार्थ पर धनावेश या ऋणावेश कोई भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो उसमें धनावेश आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे से आकर उसमें प्रवेश किए तो उसमें ऋणावेश आएगा। इसी कारण से हम लोग इलेक्ट्रॉन के आवेश को व्यक्त करते हैं -e से, प्रोटॉन के आवेश को व्यक्त करते हैं +e से। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। आवेश का परिमाण दोनों का बराबर रहता है, मान दोनों का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहता है, परंतु इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में और प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है, यही आवेश का क्वांटमीकरण है। तो किसी भी आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्णांक गुणज के रूप में होती है, ठीक है, पूर्णांक गुणज के रूप में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से। कहीं पर भी कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। चलिए इस पे बेस्ड अपन एक आध दो सवाल भी हल करते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाए। चलिए, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार बतलाना है। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है, एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आपको क्या बतलाना है, 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो उसमें आवेश की मात्रा और प्रकार। एक पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो कमी है तो सबसे पहले बात तो भैया समझ जाओ कि उसमें आवेश का जो प्रकार है वो धन होगा, धनावेश होगा उसमें।
आवेश की मात्रा बताना है, तो भैया 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो n का मान आपको 100 दिया है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा आपको पता है, Q का मान आपको पता करना है, आवेश की मात्रा पता करना है। सूत्र है अपने पास Q बराबर NE, n का मान 100, E का मान 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, ये कूलॉम में अपना आंसर आएगा। 100 मतलब होता है 10 की घात 2, और ये 10 की घात -19, तो -19 और +2 -17, अर्थात 1.6 इंटू 10⁻17 कूलॉम। ये आपका आंसर आ गया। ध्यान से, क्योंकि ये 100 क्या है, 10 का वर्ग है, और उधर लिखा है 10 की घात -19, आधार बराबर तो घातें जुड़ती हैं, तो जुड़ करके इतना आएगा, और ये 1.6 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? चलिए अब सुनिए ध्यान से, चलो एक और सवाल कर लेते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या किसी पदार्थ में 2.7 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश हो सकता है क्या? देख लो भैया, क्या किसी पदार्थ में 2.7 इंटू 10⁻19 कूलम आवेश हो सकता है क्या? तो गौर से देखो, ये 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से ज्यादा है, और 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम से कम है। ये 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, और ये उसके बीच का कुछ वैल्यू दिख रहा है अपने को। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या 1.5 या 1.25 या 2.25 इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाएगा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, तो आवेश का ये मान संभव नहीं है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। एक और सवाल है, क्या किसी पदार्थ में 6.0 इंटू 10⁻18 कूलम आवेश हो सकता है क्या? तो देखते हैं, चलिए मान लीजिए Q की वैल्यू इतनी हो गई, और E की वैल्यू से डिवाइड कीजिए। E की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। तो Q बटे E हम लोग पता कर रहे हैं, चेक करते हैं कि N का मान क्या आता है। ठीक है, क्योंकि आप सूत्र देखो, Q इक्वल NE में अगर आप N का मान निकालोगे तो Q बटे E होगा। ठीक, तो चलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, ये 6.0 है, 1.6 है, इसको 60 बटे 16 लिख दो सीधा। क्या लिख दो? 60 बटे 16, दशमलव दशमलव को उड़ा दो। उसके बाद आप उसको देखो कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, तो 10 की घात -18 और +19 हो जाएगा ये। ठीक, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 16 एक कम 16, 16 तिया 48, 16 कम 16, 16 तिया क्या होगा? 48, 12 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, वो 120 हो जाएगा। 16 सत्ते 112, फिर 8 बचेगा, जीरो लगाएंगे, 16 पंचे 80, तो 3.75 गुणित 10 की घात 1 होगा, जिसमें से हो जाएगा 37.5। क्या ये n का मान पूर्णांक के रूप में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ठीक है, ये तो दशमलव रूप में आ रहा है। समझ जाओ, इतना आवेश भी इम्पॉसिबल है। ठीक, तो यहाँ पे कैसे हमने 60 बटे 16 लिखा? क्योंकि देखो यहाँ पे भी राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव है, नीचे में भी एक अंक के बाद दशमलव है। अगर दशमलव का स्थान जो है ऊपर और नीचे सेम हो, तो आप दशमलव उड़ा दो, तो 60 बटे 16 हो गया। आधार समान है, और ये बटे में तो घाते घट गई, मतलब नीचे वाली ऊपर जाकर के घटेगी, तो माइनस माइनस प्लस के 19 दिखा है आपको, फिर ये 10 की घात 1 हो जाएगा, और इसीलिए एक दशमलव इधर सरखा दिए, मतलब एक स्थान, तो 37.5 दिख रहा है, और ये पूर्णांक नहीं है, इसलिए इतना नहीं हो सकता, इतना आवेश भी इम्पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा देखो, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता मतलब यह है कि आवेशों का आप योग वैसे ही कर सकते हो जैसे अपन नंबर्स का योग करते हैं, यानी बीजीय योग आप आवेश का कर सकते हो। यानी कि जैसे मान लो कोई निकाय है, और इसके अलग अलग बिंदुओं पे अलग अलग आवेश की यहाँ पे मात्रा है, यहाँ Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3, Q4। ठीक है, और अगर आपको टोटल आवेश पता करना है, परिणामी आवेश पता करना है, तो आप सीधे सीधे आप जोड़ सकते हो उनको।
अलग अलग भागों पर जो आवेश की मात्रा है उनका जब आप योग करोगे तो आपको इस निकाय पर कुल आवेश की मात्रा मिल जाएगी। अगर कोई ऋण आवेश है तो वो घट जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे मान लो किसी निकाय पर +5e +7e -3e +6e -4e इस टाइप से आवेश है, उसका कुल आवेश बताइए, उस निकाय का कुल आवेश तो जोड़ दीजिए, जो माइनस है उनको घटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो चलिए मैं प्लस प्लस वाले को पहले लिख देता हूँ और जो ऋण है उनको बाद में लिख देता हूँ। 5 7 12 12 6 18 18 में 4 गया 14 14 में 3 गया 11 11 ही प्लस में आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। यही है आवेश की योज्यता, मतलब आवेशों का योग आप बिल्कुल सामान्य तरीके से कर सकते हो। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए आप उस निकाय पर उपस्थित अलग अलग बिंदुओं पर जो आवेश के मान है, जो मात्राएं हैं, आप उनको जोड़ सकते हो। माइनस वाले हैं तो उनको घटाना है, जैसा चिन्ह है वैसा उसका व्यवहार, सीधी सी बात है। और ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो बस यही आवेश के मूल गुण है। मुझे पूरी आशा है कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।